पहला सवाल है वेनेजुएला की राजधानी। दोस्तों हम कल के क्लास में आपको बताए थे कि जो वेनेजुएला की राजधानी है वह काराकास है। और दोस्तों ये भी बताया था कि वेनेजुएला जो है यह दक्षिणी अमेरिका के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है और वेनेजुएला में दुनिया की सबसे ऊंची जो जलप्रपात है एंजल वो भी है। तो दोस्तों ये तो कल का ही क्वेश्चन है, चलिए आगे बताते हैं। अगला क्वेश्चन है फिडे शतरंज 2025 कहाँ हुआ था। दोस्तों करंट अफेयर के सीरीज में मैंने इसको कराया था कि यह गोवा में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो गोवा में हुआ था अक्टूबर नवंबर में। ये भी क्वेश्चन हमने आपको अपने चैनल पर करा रखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों कनिष्क के बारे में परसों के क्लास में हमने आपको बताया था कि कनिष्क जो है 78 ईसा पूर्व में राजा बना था और उसी समय शक संवत जारी किया था और इसकी जो राजधानी थी वह पुरुषपुर थी। दोस्तों याद रखिएगा पुरुषपुर पेशावर का ही पुराना नाम है, तो इसका सही जवाब होगा पुरुषपुर। दोस्तों इसकी एक और राजधानी थी जो मथुरा थी, लेकिन मुख्य राजधानी पुरुषपुर थी, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा थर्ड बौद्ध संगति। दोस्तों बौद्ध संगति का तो एक वीडियो ही हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है जिसमें पूरी तरीके से इसको समझा रखे हैं कि जो थर्ड बौद्ध संगति थी वह पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक ने करवाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पाटलिपुत्र। फिर अगला सवाल है हमारा बिहार आने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया। दोस्तों इसको तो हमने 3-4 वीडियोज में बताया। पहला तो क्वेश्चन के विश्लेषण में, दूसरा दोस्तों जो कांग्रेस का जितना अधिवेशन है उसका जो वीडियो हम बनाए हैं उसमें भी इसको अच्छी तरीके से समझाए हैं कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हमारा 1916 ईस्वी में हुआ था लखनऊ में, उसी में जो बिहार के किसान थे राजकुमार शुक्ल वो गांधी जी से जाकर मिले थे और बिहार के चंपारण में किसानों पर हो रहे अत्याचार को ख़त्म करने के लिए गांधी जी से रिक्वेस्ट किए थे कि आप चंपारण चलिए और किसानों की समस्याओं को ख़त्म करवाइए। तो दोस्तों याद रखिएगा कि उनको आमंत्रित किया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में। तो क्या नाम था उनका? राजकुमार शुक्ल, जो कि एक वहाँ के किसान थे। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देख लेते हैं। बोल रहा है पूर्णिया में कौन सा आंदोलन हुआ था। दोस्तों हमने आपको जब भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताया या असहयोग आंदोलन के बारे में बताया तो उसमें बताया था कि पूर्णिया में इसका बहुत प्रभाव पड़ा था। अब वहाँ पर ऑप्शन क्या था दोस्तों वो हम इकट्ठा नहीं कर पाए, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि पूर्णिया में असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन दोनों आंदोलन जो है चरम पर था, यानी कि बहुत ही प्रभावी तरीके से हुआ था, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा अजंता गुफा का संबंध किस धर्म से है। दोस्तों हमने जब भारत का विरासत बताया था आपको तो उसमें बताया था कि अजंता एलोरा जितनी भी गुफाएं हैं सबके बारे में, तो उसमें बताया था कि जो अजंता की गुफाएं हैं वहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी चित्रकारियाँ मिली है। तो यह किस धर्म से संबंधित होगा? बौद्ध धर्म से, याद रखिएगा दोस्तों। ये हमारे क्लास का सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है कोलकाता से राजधानी दिल्ली कब लाया गया। दोस्तों ये तो मैंने आपको कल के क्लास में बताया था कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जब वायसराय था तो 1911 ईस्वी में कोलकाता से दिल्ली राजधानी लाया गया था और इसका घोषणा किया था जॉर्ज पंचम। दोस्तों कल का क्लास अगर आप देखे होंगे तो उसमें हम इसके बारे में आपको पूरी तरीका से बताए थे। तो इसका सही जवाब होगा 1911। इसके बाद हमारा अगला सवाल है एससीओ का 10th मेंबर। दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि एससीओ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसका 10वां सदस्य बना है बेलारूस और इसमें अब कुल 10 सदस्य हो गए हैं, याद रखिएगा। बेलारूस इसका 10वां सदस्य है। अगला सवाल है फ्रांस के प्रधानमंत्री। दोस्तों हम आपने आपके परसों के क्लास में बताया था फ्रांस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के बारे में कि जो इसके प्रधानमंत्री है उनका नाम है लेक्रोनू, याद रखिए दोस्तों। लेक्रोनू इसके नए प्रधानमंत्री बने हैं, लेक्रोनू उनका नाम है, याद रखिएगा। इसका ट्रिक भी हमने आपको बताया था। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह। अब आपके ऑप्शन में किस प्रकार से दिया था उस पर थोड़ा निर्भर करता है। देखिए दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में किया था। अब इसको दोबारा से
मतलब कि पुनर्स्थापना किए थे 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस। ऐसा कहा जाता है कि उसने इसको पुनर्गठित किया या पुनर्जीवित किया था, और सुभाष चंद्र बोस ने इसको विधिवत रूप से स्थापित किया था सिंगापुर के टाउन हॉल में। लेकिन इसकी सबसे पहले स्थापना किए थे कैप्टन मोहन सिंह। दोस्तों इस सवाल को भी हमने आपको कितनी बार डिस्कशन करा रखा है। अगला सवाल है हमारा 91वां ग्रैंड मास्टर कौन बना। दोस्तों इसके बारे में भी हमने आपको बताया था कि जो 91वां ग्रैंड मास्टर हैं वो बने हैं राहुल VS। दोस्तों उनका नाम है राहुल VS। 3-4 दिन पहले हमने जब आपको क्वेश्चन का डिस्कशन करवाया था तो उसमें इसके बारे में बताया था दोस्तों। चलिए हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसने गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया। दोस्तों यह सीएम के बारे में पूछा था कि सबसे ज़्यादा बार सीएम का शपथ लेकर किसने अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कराया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी तो हम आपको कितनी बार बता चुके हैं कि नीतीश कुमार जो है 10 बार शपथ लेकर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में शामिल करा चुके हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नीतीश कुमार, जो कि 10 बार शपथ ले लिए हैं और वो बिहार के सीएम भी हैं। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया। दोस्तों हमने आपके पंचवर्षीय योजनाओं का जो सीरीज है जो अपने चैनल पर डाला है उसमें इसको बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण कर रखा है दोस्तों, कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वह 1961 से 66 के बीच थी, और इसका जो मॉडल है वो बनाया था SN सेन। दोस्तों SN सेन और अशोक रुद्र ने। आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से दोस्तों इसका हम विश्लेषण करवाए थे और बताए थे पंचवर्षीय योजना के सीरीज में कि तीसरी वो पंचवर्षीय योजना जो थी वह 1961 से 66 के बीच थी, और इसका मॉडल तैयार किए थे SN सेन और अशोक रुद्र। और इसमें दोस्तों किस बात पर जोर दिया गया था, तो कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ाने पर और स्थिरता के साथ विकास पर जोर दिया गया था। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया। दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम इसको बताए हैं, क्वेश्चंस के सीरीज में भी बताए हैं, कितनी बार बताए हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो पेश किए थे वो किए थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा दोस्तों इसको पेश किया गया था, और इसको पारित कब किया गया, तो 8 अगस्त दोस्तों 8 अगस्त 1942 ईस्वी को इसको पारित किया गया था। हमने ये भी आपको बताया था, और गांधी जी ने इस प्रस्ताव को पेश किया और उसी समय करो या मरो का नारा भी दिए थे। तो ये क्वेश्चन भी आपको कितनी बार हम बता चुके हैं। अगला सवाल है, कौन सी नदी अश्चूरी बनाती है। दोस्तों इस पर तो हमको लगता है कम से कम 10 वीडियोज में हमने इसके बारे में बताया है। अश्चूरी का मतलब होता है दोस्तों मुहाना। देखिए दोस्तों हमने आपको बहुत अच्छी तरीक़े से बताया था कि कुछ नदियाँ मुहाना यानी कि अश्चूरी बनाती है और कुछ नदियाँ डेल्टा बनाती है। हमने आपको ये भी पूरी अच्छी तरीके से समझाया था कि जो नदी जब समुद्र में मिलती है और वहाँ पर समुद्र और नदी का जो गहराई है वो समान हो जाता है तो नदियाँ डेल्टा बनाती है, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र। लेकिन जो नदी जब समुद्र में गिरती है और नदी की ऊँचाई समुद्र से ऊँची होती है तो जो नदियाँ अपने साथ लेकर आती है जो भी चीज़ें वो सीधे जाकर समुद्र में गिर जाती है और वहाँ पर डेल्टा नहीं बन पाती है, वहाँ पर सीधा अश्चूरी या मुहाना बनाती है। और अश्चूरी या मुहाना कौन सी नदियाँ बनाती हैं, जो वो मैक्सिमम नदियाँ वो है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, जिसमें हम आपको बताए थे नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये सारी जो नदियां हैं वो क्या बनाती है, तो ये सभी नदियां मुहाना यानी कि अश्चूरी बनाती है और अरब सागर में गिर जाती है। तो आपके ऑप्शन में जो भी हो नर्मदा, साबरमती, ताप्ती, माही, ये सभी नदियां क्या बनाती है, तो अश्चूरी बनाती है। अगला सवाल है हमारा, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरता है। दोस्तों हमने आपको दर्रा और सुरंग का जो सीरीज डाला है अपने चैनल पर उसके बारे में इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि जो जवाहर सुरंग है दोस्तों यह श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। याद रखिएगा, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, श्रीनगर को जोड़ता है जम्मू से। उसके बाद में हमने ये भी बताया था कि यह बनिहाल दर्रा के बगल में ही स्थित है, आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यह श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, तो जम्मू और कश्मीर में है। चलिए अगला सवाल है, बिहार का गृह मंत्री। दोस्तों आपको बताया गया था करंट अफेयर्स में बिहार के गृह मंत्री कौन बने हैं, तो वो बनाया गया है हमारा सम्राट चौधरी को। दोस्तों वो बनाया गया है सम्राट
चौधरी को ये क्वेश्चन भी आपको बताया जा चुका है। अगला सवाल है बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन है। दोस्तों ये भी सवाल हमने आपको करंट अफेयर्स में कराया था कि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है प्रेम कुमार को, याद रखिएगा। क्या नाम है उनका? तो प्रेम कुमार। ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। अगला सवाल है जनधन योजना कब शुरू हुआ था। दोस्तों ये भी हमने आपको बताया था कि जनधन योजना, हमने योजनाओं का जो सीरीज बनाया था उसमें कि जनधन योजना की जो शुरुआत है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था दोस्तों, और हमने इस योजना के बारे में आपको समझाया भी था। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। जल जीवन योजना किस मंत्रालय से संबंधित। दोस्तों करंट अफेयर्स में ये भी क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं कि जो जल जीवन योजना है यह जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है। आप तो ऑप्शन देखकर भी इस सवाल का सही जवाब दे दिए होंगे। किससे संबंधित है? तो जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला सवाल है राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है। दोस्तों इसके बारे में भी हमको लगता है कि आपको कम से कम 10 वीडियो में बताए होंगे। जो राष्ट्रीय आपातकाल है वह अनुच्छेद 352 से संबंधित है, याद रखिएगा। और इसको तो मैंने कल भी आपको बताया था कि अभी तक भारत में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। एक लगा था 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ तो 1965 तक रहा। उसके बाद दूसरा लगा था 1972 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, और तीसरा लगा था दोस्तों हमारा 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के कारण। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं हम आपको अभी प्रमाण के साथ बता रहे हैं कि हमारे क्लास से प्रॉपर पूछे गए हैं। और इन मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर 1-2 को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे क्लास से हैं दोस्तों। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ। दोस्तों हमने जब आपको विद्रोह पढ़ा रहा था तो उसमें ये पढ़ाया था कि जो रंपा विद्रोह है दोस्तों यह 1922 से 24 के बीच में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह हुआ था 1922 से 24 के बीच में। क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ पर जो जनजाति समाज था उस पर अंग्रेजों का अतिक्रमण ज़्यादा हो रहा था, इसके कारण यह विद्रोह हुआ था। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। दोस्तों अब भी आप हमारे चैनल पर जाइए और जो संविधान संशोधन का सीरीज है उसको देखिए। उसमें हमने 42वां संविधान संशोधन को कितना विस्तृत रूप से आपके लिए पढ़ा रखा है। दोस्तों आपको बताया था कि जो 42वां संविधान संशोधन है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि छोटा संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय दोस्तों संविधान में बहुत सारा परिवर्तन किया गया था और इसी समय जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको संविधान में शामिल किया गया था। और प्रस्तावना में भी संशोधन करके 3 शब्द को शामिल किया गया था। क्या क्या? तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। दोस्तों ये सारे सवाल हमने अपने चैनल पर बहुत ही अच्छी तरीके से विश्लेषण कर रखा है। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। हाजीपुर में गंगा नदी से कौन सी नदी मिलती है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता रखा है कि हाजीपुर में जो गंगा नदी से मिलती है वो मिलती है गंडक। कौन नदी मिलती है? तो गंडक दोस्तों। और हाजीपुर में कहाँ? तो एक पहलेजा जगह है, वहीं पर यह आकर गंडक जो है गंगा में मिल जाती है। और किस तरफ से? तो गंगा में मिलने वाली है उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है। और गंडक का दूसरा नाम दोस्तों हमने आपको बताया था कि नारायणी भी है। और भी बिहार में जो नदियों का सीरीज है उस पर जो वीडियो हमने बनाया था उसमें पूरी तरीके से इन सारे चीज़ों को विश्लेषण कर रखा है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। पटना में हुए सूर्य किरण एयर शो में कितने जहाज थे। तो दोस्तों उसमें कुल 9 जहाज थे। ये भी हमने आपको करंट अफेयर्स में करवा रखा है कि उसमें कुल 9 जहाज थे। अगला सवाल है 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किसने किया है। तो दोस्तों यह करंट अफेयर्स में हमने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ने 15 वर्ष से कम। दोस्तों हमारा अगला सवाल है अलवार और नैनार किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये दोनों संत हैं और ये दोनों तमिलनाडु से संबंधित है, याद रखिएगा। कहाँ से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। दोस्तों हमने जब आपको धार्मिक आंदोलन पढ़ाया था तो उसमें इस चीज़ के बारे में बताया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल है ताजमहल कहाँ अवस्थित है। आगरा में। ये तो आपको ज़रूर ही पता होगा। अगला सवाल है एआई के जनक। तो दोस्तों करंट अफेयर्स में हम आपको बार बार बता चुके हैं कि जो एआई के जनक है वो कहा जाता है जॉन मैकार्थी को, याद रखिएगा। क्या नाम है उनका? तो जॉन
जॉन मैकार्थी को एआई का जनक कहा जाता है। अगला सवाल है बिहार की साक्षरता दर। दोस्तों ये तो क्वेश्चन कितना बार हम आपको बता चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चनों के विश्लेषण में कि जो बिहार की साक्षरता दर है वह है 61.80। क्या है? 61.80, जिसमें महिलाओं की 46% और पुरुषों की 72.20% है और कुल जो औसत है वह 61.80 है। अगला सवाल है हमारा अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में भी हमने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो चंद्रयान 3 है उसका सफल लैंडिंग हुआ था। तो इसी दिन अंतरिक्ष दिवस की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी हम आपको बता चुके हैं कि प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है बिहार के पहले गैर कांग्रेसी सीएम। दोस्तों जब बिहार के सीएम का सीरीज हमने आपको करवाया था तो उसमें बताया था कि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा जो कि 1967 से 1968 तक बिहार के सीएम रहे थे, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान की सीरीज में हम आपको कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया था कि यह जो है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। दोस्तों छत्तीसगढ़ का एक जिला है बस्तर जिला, तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ही यह राष्ट्रीय उद्यान है। अगला सवाल है गांधी जी द्वारा आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। दोस्तों अब भी आप हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पे एक सीरीज है जिसमें कांग्रेस के सभी अधिवेशन के बारे में बताया गया है। उसमें हम आपको विस्तार से बताया है कि गांधी जी ने कांग्रेस के केवल एक ही जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किए थे और वह था दोस्तों कांग्रेस का बेलागावी अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? तो कांग्रेस का बेलागावी अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था और केवल इसी के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। अगला सवाल है यूएसए ने किस ऑपरेशन के तहत ईरान पर हमला किया। दोस्तों करेंट अफेयर्स में हमने आपको बताया था कि इसका नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। क्या नाम था दोस्तों? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत यूएसए ने ईरान पर हमला किया था। फिर से सुनिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। कोसोवो की राजधानी। दोस्तों जो कोसोवो की राजधानी है वो प्रिस्टिया है। क्या है दोस्तों? प्रिस्टिया है। हमने आपको जो देश राजधानी का सीरीज कराया था उसमें कोसोवो की राजधानी बताया था। अगला सवाल है आर्टिकल 17 का संबंध। दोस्तों हमने आपको आर्टिकल 17 के बारे में बता रखा है। किसमें? तो हमने जो अपने चैनल पर सीरीज डाला है कि संविधान के सभी अनुच्छेद, उसमें दोस्तों अनुच्छेद 17 के बारे में आपको बताया है। आपको बता दें कि इसमें अस्पृश्यता के बारे में कहा गया है। किसके बारे में दोस्तों? तो अस्पृश्यता के बारे में। फिर से सुनिए अस्पृश्यता के बारे में अनुच्छेद 17 में है। दोस्तों हम ये भी बताए थे कि 100 से 17 और अस्पृश्यता भी जब आप लिखिएगा ना तो उसमें अ विलुप्त रहता है तो वो भी शुरू होता है 100 से ही। तो याद रखिए अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछता है कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित, तो याद रखिएगा अस्पृश्यता से। दोस्तों अस्पृश्यता से संबंधित है अनुच्छेद 17, जिसका मतलब होता है कि छुआछूत को दूर करो। और जो अनुच्छेद 17 है यह 14 से 18 में जो समानता का अधिकार है उसी में आता है। चलिए अगला सवाल है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध। दोस्तों हरित क्रांति के बारे में तो हमने आपको कल ही बताया था कि जो हरित क्रांति है इसका जनक कहा जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। तो इसका जनक किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। हमने आपको ये भी बताया था कि यह 1960 से 1960 से जो 70 का दशक था उसी के बीच हरित क्रांति आया था और इसमें गेहूं, धान और मक्का जैसे फसलों का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने पे बात किया गया था और सबसे पहले पंजाब राज्य में इसको अपनाया गया था। हमने आपको ये भी बताया था। चलिए दोस्तों अपना अगला सवाल देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध। दोस्तों इसके बारे में भी हमने आपको बता रखा है कि जो मुजफ्फरपुर बम कांड था इसमें किंग्सफोर्ड को मारने के लिए, क्या नाम दोस्तों? किंग्सफोर्ड को मारने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी। दोस्तों जब हमने आपको क्वेश्चंस का सीरीज करवाया था जिसमें एनालिसिस हम करवा रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई और 1908 ईस्वी में उन्होंने उस पर बम फेंका जिसमें वो बच गया और जो दो दूसरी औरत थी वो मर गए, जिसके कारण दोस्तों उसी जुर्म में जो खुदीराम बोस थे इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी दोस्तों। और याद रखिएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे
कम उम्र में दोस्तों, सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले जो शहीद थे उनका नाम था खुदीराम बोस। हमने ये भी आपको बता रखा है, जो 1908 ईस्वी में, कब दोस्तों, तो 1908 ईस्वी में मात्र 18 वर्ष की उम्र में फांसी पर चढ़ गए थे। तो ये था हमारा मुजफ्फरपुर बम कांड। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। बिहार का पहला साइंस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों, करेंट अफेयर्स के सीरीज में हमने आपको बताया था कि यह पटना में स्थापित किया गया है और इसका नाम क्या है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी। की बात करें तो हमने अपने चैनल पर जो दोस्तों सारे संविधान का अनुच्छेद बताया था, उसमें अनुच्छेद 21 के बारे में पूरा तरीका से बता रखा है। दोस्तों, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आपका आता है जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आश्रय का अधिकार, सोने का अधिकार, मनपसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार। दोस्तों, मुख्य रूप से इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसमें बताया गया है। चलिए दोस्तों, अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें रसायन शास्त्र के नोबेल की, तो 2025 ईस्वी में दोस्तों 3 व्यक्तियों को रसायन शास्त्र का नोबेल दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा। पहले हैं जापान के सुसुमु कितागावा, याद रखिए दोस्तों, जापान के सुसुमु कितागावा, ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन और अमेरिका के उमर एम यागी। दोस्तों 3 व्यक्तियों को मिला है। हमने करेंट अफेयर्स का जो सेशन कराया था उसमें एक क्वेश्चन करवाया था बहुत अच्छी तरीके से। दोस्तों, इन तीनों को जो नोबेल प्राइज है वो मिला है धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए दिया गया है। याद रखिएगा। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 19 संबंधित है। आपको बता दें कि हमने जो अनुच्छेद का श्रृंखला कराया है उसमें अनुच्छेद 19 अच्छी तरीके से बता रखा है। दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसमें 6 प्रकार का मौलिक जो स्वतंत्रता है वो दिया गया है। याद रखिएगा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता और किसी भी पेशे, व्यवसाय या व्यापार को करने की स्वतंत्रता इसमें दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, हमने अपने जो अनुच्छेद का सीरीज है उसमें अच्छी तरीके से इसको बता रखा है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। दोस्तों, मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में हमने आपको करेंट अफेयर्स के सेशन में कराया था। दोस्तों, हमारे वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं राजकुमार गोयल, यानी कि RK गोयल। याद रखिएगा इस बात को दोस्तों। यह दिसंबर 2025 में ही मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, जिनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाया है। याद रखिएगा। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हमने आपको करेंट अफेयर्स का जो सेशन था उसमें करवाया था। यूनिकॉर्न इंडेक्स में दोस्तों भारत का जो स्थान रहा है वो तीसरा रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, तीसरा रहा है। देखिए आपको बताते हैं, इसमें पहले स्थान पर इसमें अमेरिका था, फिर चीन था और तीसरे नंबर पर भारत था। याद रखिएगा, तो भारत का स्थान इसमें दोस्तों तीसरा रहा है। याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। दोस्तों, अगर हम इस सवाल की बात करें तो इसमें बोल रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए सम्मानित किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि जो रामधारी सिंह दिनकर है, इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है और इनका जन्म जो है बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि इनको सबसे पहले सम्मानित किया गया था इनकी रचना उर्वशी के लिए। कौन सी रचना के लिए दोस्तों? तो उर्वशी के लिए। उर्वशी के लिए इनको कौन सा सम्मान मिला था, ये भी पूछ सकता है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन में किस प्रकार से पूछा था याद कर लीजिएगा। उर्वशी के लिए दोस्तों इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1972 में। उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1972 में दोस्तों। उसके बाद इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों इनको 1959 ईस्वी में इनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिया गया था। याद रखिएगा, इनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था और उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल था, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। देखिए दोस्तों, जैसे हम आपको इसके बारे में बहुत अच्छी तरीक़ा से विश्लेषण करके बताए थे ज्योग्राफी की क्लास में, और जो क्वेश्चन का सीरीज था उसमें भी एनालिसिस करवाए थे। मान लीजिए पृथ्वी है, ये बीच से जा रही है, इसको विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा कहते हैं, और इसको 2 बार काटती है दोस्तों। उस नदी का नाम है कॉन्गो या जायरे नदी। याद रखिएगा,
कॉन्गो या जायरे नदी। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से जो कर्क रेखा है इसको 2 बार काटती है भारत की ही माही नदी, और उसी प्रकार से दोस्तों लिम्पोपो नदी जो है वो मक्कर रेखा को 2 बार काटती है। तो याद रखिएगा, इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा कॉन्गो या जायरे नदी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? देखिए दोस्तों, ये सवाल हम आपको करंट अफेयर्स में कराए थे। ये जीते हैं, याद रखिएगा, उनका नाम है यानिस सिनर दोस्तों, और ये इटली के खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा, यानिस सिनर इस जो प्रतियोगिता है इसको जीते हैं, और ये इटली के खिलाड़ी हैं। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो कालिदास थे वे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में थे। तो दोस्तों इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकों की बात करें तो हम आपको बता रहे हैं। अब आपका जैसे ऑप्शन होगा आप देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इन्होंने लिखा था मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतु संहारम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम और विक्रमोर्वशीयम। देखिए दोस्तों एक बार फिर बताते हैं, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम और ऋतु संहारम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और आप अभी अपने अनुसार देख लीजिएगा दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग की बैठक में कौन शामिल नहीं होता है? दोस्तों पिछले शिफ्ट में जो सुबह वाला था उसमें पूछा था कि नीति आयोग का गठन कब हुआ। आपको बता दें दोस्तों कि नीति आयोग का गठन 2015 में 1 जनवरी को हुआ था, और अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री होते हैं। अब इसके बैठक में सवाल है कौन शामिल नहीं होता। हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन शामिल होता है, इस अनुसार आप देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री वो शामिल होते हैं, उसके बाद इसके सदस्य शामिल होते हैं, उसके बाद दोस्तों इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल होते हैं। इसके अलावा ऐसे कोई मंत्री शामिल नहीं होते। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो इसके उपाध्यक्ष होंगे वो शामिल होंगे। उसके बाद दोस्तों योजना राज्य मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं, याद रखिएगा। अब इस अनुसार अपना आप जो आंसर होगा वो मिला लीजिएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। बोल रहा है दोस्तों, BM-04 बैलिस्टिक मिसाइल कहाँ से छोड़ी गई? देखिए दोस्तों, तो इसको भारत ने नवंबर 2024 में बंगाल की खाड़ी में अपनी परमाणु संचालित पनडुब्बी जिसका नाम अरिहंत है दोस्तों, याद रखिएगा, जिसका नाम दोस्तों अरिघात है, अरिघात, INS अरिघात से छोड़ा था। आपको एक बार फिर बता दें कि इसका परीक्षण भारत ने बंगाल की खाड़ी में INS अरिघात से किया था, याद रखिएगा। तो आप अपने ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा कि INS अरिघात जो है किस ऑप्शन में दिया है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? दोस्तों यह घटना जो हुई थी याद रखिएगा 16 दिसंबर 1773 को हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों। बोस्टन टी पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। दोस्तों बोल रहा है कि छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपको बता दें दोस्तों कि जो छऊ नृत्य है ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से संबंधित है। अब आप अपने अनुसार देख लीजिएगा दोस्तों कि इसमें ऑप्शन में क्या दिया था। हम फिर से बता दें कि यह झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से संबंधित है। तो आप देख लीजिएगा कि उसमें क्या दिया हुआ था। दोस्तों यह एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य किसके साथ श्रावण बेलग्राम गए थे? चलिए बताते हैं आपको दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हमने अपने हिस्ट्री के चैप्टर में दोस्तों क्लास में इसको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में भद्रबाहु के साथ, याद रखिएगा किसके साथ, तो भद्रबाहु के साथ श्रावण बेलग्राम या श्रावण बेलगोला भी कहा जाता था गए थे दोस्तों। किस लिए गए थे? तो वहाँ पर जाकर एक जैन धर्म का विधि होता है संलेखना विधि, उस विधि से मृत्यु को प्राप्त किए थे, याद रखिएगा। तो किसके साथ? तो भद्रबाहु के साथ गए थे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है हमारा अगला सवाल, कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ है? दोस्तों अगर इसकी बात करें तो यह कर्नाटक, याद रखिएगा कहाँ पे, तो जो कर्नाटक है तो दोस्तों यह कर्नाटक में ही है। और कर्नाटक में कहाँ? तो दोस्तों कर्नाटक में एक जिला है जिसका नाम है उत्तर कन्नड़, वहीं पर जो काली नदी है वहीं पर स्थित है दोस्तों। तो याद रखिएगा कर्नाटक में दोस्तों काली नदी के पास में उसका जो उत्तर कन्नड़ जिला है वहीं पर स्थित है। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं।
अगला सवाल बोल रहा है हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसको 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था। याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में 20 अगस्त को किया था। याद रखिएगा दोस्तों, तो बस इसका आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन था। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय इसको स्थापित किया था। अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है दोस्तों कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। याद रखिएगा क्या नाम है उनका? तो संजय मल्होत्रा। चलिए दोस्तों अब अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। बोल रहा है दोस्तों द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? दोस्तों ये सवाल भी मैंने आपको अपने परसों के क्लास में कराया था कि द वेल्थ ऑफ नेशन के जो लेखक हैं वे हैं दोस्तों एडम स्मिथ। याद रखिएगा कौन है? एडम स्मिथ। दोस्तों एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों पश्चिम से पूर्व तक हिमालय का विस्तार। देखिए दोस्तों, अगर पश्चिम से पूर्व तक हिमालय का विस्तार, इसकी लंबाई की बात करें तो वह 2500 किलोमीटर है। दोस्तों लगभग कितना है? तो 2500 किलोमीटर है। लेकिन वही आपको अगर वो मील में पूछता तो याद रखिएगा 1550 मील होगा। याद रखिएगा दोस्तों। और आपको बता दें कि जो हिमालय है वह पश्चिम में नंगा पर्वत जो कि कश्मीर में है वहाँ से लेकर और नामचा बारबा तिब्बत तक फैला हुआ है। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देख लेते हैं। बोल रहा है नूरजहां किसकी बहन थी? दोस्तों अगर हम नूरजहां की बात करें, दोस्तों 3-4 दिन पहले जो जब हम क्वेश्चन का डिस्कशन करा रहे थे उसमें बताए थे कि जो नूरजहां थी दोस्तों यह जहांगीर की पत्नी थी और इसकी बहन का नाम था, देखिए क्या नाम था, असमत बेगम। दोस्तों तो नूरजहां की बहन का क्या नाम था? असमत बेगम, जो कि जहांगीर की पत्नी थी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा बोल रहा है चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन नहीं था? दोस्तों कौन कौन था हम नाम बता दे रहे हैं, इसके बाद आप देख लीजिएगा। दोस्तों इसके ऊपर एक और क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी को चंपारण में कौन बुलाया था, वो पहले शिफ्ट में था यानी कि सुबह वाला में। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन कौन था। हम आपको ये बता दे रहे हैं, आप उसके बाद अपना देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले आपके वहाँ पर थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारीख, अनुग्रह नारायण सिन्हा, मजहरुल हक और राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल के बारे में तो जानते ही हैं कि इन्होंने ही गांधी जी को वहाँ पर बुलाया था। तो दोस्तों अब अपने अनुसार देख लीजिएगा कि उनमें कौन नहीं था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है दोस्तों मुद्रा से क्या अभिप्राय है? दोस्तों अगर हम बात करें मुद्रा की तो सबसे बड़ा बात यह है कि दोस्तों मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम है। अब उसमें दोस्तों ऑप्शन किस प्रकार से था उसी प्रकार से आपको देखना होगा, लेकिन मुद्रा जो मुख्य रूप से हम बात करें तो यह विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है और धन का संचय है मुद्रा के रूप में कर सकते हैं और स्थगित भुगतानों का माध्यम है। बस अब इसी अनुसार आप देख लीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है दोस्तों गांधी जी किसके साथ साउथ अफ्रीका गए थे? दोस्तों क्वेश्चन है गांधी जी किसके साथ साउथ अफ्रीका गए थे? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा, तो दोस्तों आपको बता दें कि गांधी जी जो थे वो 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला, इन्हीं के साथ साउथ अफ्रीका गए थे। याद रखिएगा दादा अब्दुल्ला उनका नाम था। और लौटे कब थे? तो 9 जनवरी 1915 को, जिसके कारण उस दिन प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा बोल रहा है दोस्तों कि बिहार विधानसभा के संस्थापक कौन थे? दोस्तों देखिए क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे या बिहार विधानसभा का जो गठन है वो कब हुआ, तो आपको हम दोनों बता देते हैं। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 के तहत बिहार जो है विधान परिषद का गठन हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें इसके पहले अध्यक्ष की तो उनका नाम था श्री राम दयालु सिंह। क्या नाम था दोस्तों? राम दयालु सिंह। दोस्तों आप मुजफ्फरपुर में एक राम दयालु कॉलेज भी देखते होंगे, तो उनका नाम था श्री राम दयालु सिंह, जो कि बिहार
सॉरी दोस्तों, सॉरी, क्वेश्चन हमने गलत पढ़ लिया। हमारा क्वेश्चन है बिहार किसान सभा के संस्थापक। तो इसका तो आंसर हमको आराम से पता है कि सहजानंद सरस्वती। 1929 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने बिहार की किसान सभा का स्थापना किया था और इनका नाम क्या था, तो सहजानंद सरस्वती, याद रखिएगा दोस्तों। यही बिहार किसान सभा के संस्थापक थे और आपको इनके बारे में हम पहले से ही बता चुके हैं। और दोस्तों इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी किया था और उसके प्रथम अध्यक्ष भी थे, वो इन्होंने किया था 1936 में। तो क्या नाम था, सहजानंद सरस्वती। चलिए अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। ये सवाल भी हम 3-4 दिन पहले आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें तो भारत का स्थान इसमें तीसरा है, पूरी दुनिया में भारत का स्थान इसमें थर्ड यानी कि तीसरा है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा बोल रहा है दोस्तों, हाउ मोदी कार्यक्रम 2025 कहाँ आयोजित किया गया। दोस्तों यह क्वेश्चन स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, हम आपको बता दें कि हाउ मोदी नहीं बल्कि हाउडी मोदी कार्यक्रम था, जिसका आयोजन अमेरिका में 2019 में हुआ था। तो दोस्तों हम सॉरी बोलते हैं इसके लिए, क्योंकि यह क्वेश्चन स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। बोल रहा है ओलंपिक्स फ्लैग में कौन सा रंग नहीं होता। चलिए आपको बता देते हैं कि उनमें कौन कौन सा रंग होता है। दोस्तों उसमें हमारा होता है नीला, पीला, काला, हरा और लाल, याद रखिएगा फिर से, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। अब देख लीजिएगा कि कौन सा रंग नहीं होता है। चलिए अब हम अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा एक्सेल संबंधित है। तो दोस्तों एक्सेल का संबंध कंप्यूटर से है, लेकिन अगर आपका ऑप्शन कुछ और होगा तो उसको देख लीजिएगा। हमारे पास जो सवाल आया है उसके अनुसार तो यही होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा मत की उम्र 21 से 18 कर दिया गया। तो दोस्तों आपको बता दें कि 89वां संविधान संशोधन द्वारा, याद रखिएगा, 89वां संविधान संशोधन द्वारा जो मत डालने की उम्र है उसको 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। मैंग्रोव वन किस राज्य में पाया जाता है। तो आपको बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलती हैं तो उससे जो डेल्टा बनता है वहीं पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाया जाता है। दोस्तों उसको सुंदरबन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। हमने ये क्वेश्चन आपको 3-4 दिन पहले जो अपना क्वेश्चन का सीरीज करा रहा था उसमें करवाया हुआ है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है पंचमढ़ी पर्वत कहाँ अवस्थित है। दोस्तों पंचमढ़ी पर्वत की बात करें ये तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन अब इसके अलावा उसमें क्या पूछा था उस पर निर्भर करता है दोस्तों। और इसी में मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो शिखर धूपगढ़ है वो भी यहीं पर है। चलिए अब अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। बोल रहा है मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे को चुना था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हम आपको लगभग 10 बार कराए होंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को चुना था, और आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा तो ये बहुत अच्छा से प्रयोग के साथ उसमें दिया हुआ था। अगला सवाल है हमारा, चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो रासायनिक नाम है वह है सोडियम नाइट्रेट, याद रखिएगा सोडियम नाइट्रेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaNO3। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा 17वीं लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों वो ओम बिरला है, याद रखिएगा 17वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति। तो दोस्तों इनका नाम था अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का यूरी गागरिन, याद रखिएगा दोस्तों यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे, याद रखिएगा। और अगर प्रथम महिला बोलता तो वो हो जाता वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अगर पूछता चांद पर जाने वाला तो हो जाता नील आर्मस्ट्रॉन्ग, लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाला यूरी गागरिन। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है बिहार में सोना कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों बिहार में अगर सोना की बात करें तो वह जमुई में पाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपको बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन मिला था। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। रूसी क्रांति से संबंधित है। देखिए दोस्तों रूसी क्रांति से संबंधित है, अब इसमें तो कुछ है नहीं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा फिर भी बता देते हैं। दोस्तों देखिए जो रूसी क्रांति थी यह 1917 ईस्वी में 8 मार्च को हुई थी। कब हुई थी, तो 8 मार्च 1917 को हुई थी। और किसके नेतृत्व में, तो लेनिन के नेतृत्व में हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों। हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन में लेनिन होगा तो आप उसमें टिक कर दीजिएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा
अगला सवाल है हमारा, अमेरिकी क्रांति के कौन संबंधित है। दोस्तों अगर हम बात करें अमेरिकी क्रांति, तो दोस्तों अमेरिकी जो क्रांति थी, देखिए इसके जो नायक थे वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। याद रखिएगा दोस्तों, जॉर्ज वाशिंगटन। इसी के नाम पर दोस्तों जो अमेरिका का राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी भी है दोस्तों। और अमेरिकी क्रांति के बारे में हम आपको बता दें कि जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा ही अमेरिकी क्रांति हुई थी। और दोस्तों इसी के कारण उनके प्रयासों से सर्वप्रथम दुनिया में पहली बार अमेरिका में संविधान भी लागू हुआ था। कब? तो 1789 में। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, सोमालिया की राजधानी। दोस्तों सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है, याद रखिएगा, मोगादिशु। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। दोस्तों हमने आपको जो राष्ट्रीय उद्यान का सीरीज था उसमें बताया था कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में है दोस्तों, याद रखिएगा। और आप अगर मैट्रिक का ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बात दिया हुआ है। अगला सवाल है हमारा, इंसुलिन का उपयोग। दोस्तों जो इंसुलिन है ना, इसका उपयोग किया जाता है चीनी के पाचन में, याद रखिएगा। और दोस्तों जिनके शरीर में इंसुलिन का कमी हो जाता है उनके शरीर में चीनी का पाचन नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनके खून में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, यूरो जोन में 21वां देश शामिल हुआ। दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने करंट अफेयर्स में आपको करा रखा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुल्गारिया। यूरो जोन में शामिल होने वाला 21वां देश बुल्गारिया है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, भारत का जनघनत्व। तो दोस्तों भारत का जनघनत्व जो है वो है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व बिहार में और सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। अगले सवाल की बात करते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल, भूमध्य रेखा पर कितने देश अवस्थित हैं। तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर कुल 13 देश अवस्थित है, याद रखिएगा। यानी कि जो भूमध्य रेखा है वो कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। अगर यही सवाल रहता कि कितने महादेशों से गुजरती है, तो दोस्तों उसमें हो जाएगा अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया जैसे महादेशों से। सॉरी दोस्तों, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया जैसे महादेशों से, यानी कि 3 महादेशों से गुजरती है और 13 देशों से, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, पूर्ण डिजिटल साक्षर पहला राज्य। दोस्तों भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, विश्व शांति दिवस। तो आपको बता दें कि विश्व शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, 21 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, कितने राज्य में विधान परिषद है। तो आपको बता दें कि वर्तमान में भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें पहला है तेलंगाना, फिर कर्नाटका, फिर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, लास्ट में बिहार। दोस्तों इतने राज्यों में विधान परिषद है, याद रखिएगा। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति, चलिए आपको बताते हैं दोस्तों। तो इनका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा, याद रखिएगा, मेजर सोमनाथ शर्मा को सबसे पहले परमवीर चक्र दिया गया था। हमारा अगला सवाल है, वेनेजुएला के पड़ोसी देश कौन से हैं। देखिए दोस्तों, तो जो वेनेजुएला है, हमने इसके बारे में अभी आपको 2 दिन पहले का जो क्लास हुआ था उसमें अच्छी तरीके से बताया था कि यह दक्षिणी अमेरिका के सबसे उत्तर में यानी कि ऊपर में स्थित देश है और इसके पड़ोसी देश हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पश्चिम से लगता है आपका कोलंबिया, याद रखिएगा, पश्चिम में कोलंबिया, उसके बाद पूर्व में गुयाना, याद रखिए दोस्तों, गुयाना और फ्रेंच गुयाना अलग है तो गुयाना लगता है, और दक्षिण में ब्राज़ील। इसके उत्तर में दोस्तों कोई देश नहीं है बल्कि महासागर है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसके 3 तरफ से लगने वाले देश कौन कौन, ब्राज़ील, गुयाना और कोलंबिया। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, अनुच्छेद 343 में उल्लेख है। दोस्तों इसमें भाषा के बारे में बताया गया, याद रखिएगा। अनुच्छेद 343 में भाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 तक दोस्तों भाषा के बारे में बताया गया है। 343 में कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी को राजभाषा की तरह विकसित करे। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, तिलका माझी विद्रोह कब हुआ।
तो दोस्तों यह विद्रोह हुआ था 1780 से 85 के बीच, याद रखिएगा। तिलका मांझी विद्रोह 1780 से 85 के बीच। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। बोल रहा है खासी विद्रोह कब हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा यह हुआ था 1829 से 33 के बीच, यानी कि 1829 से 1833 के बीच। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? दोस्तों इसका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 को, याद रखिएगा 15 अगस्त 1769। हमारा अगला सवाल है टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है जो रूट को, याद रखिएगा जो रूट को चुना गया है, जो कि इंग्लैंड का प्लेयर है, याद रखिएगा। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। बोल रहा है रणजी ट्रॉफी 2025 के विजेता? तो दोस्तों इसका विजेता है विदर्भ। कौन है विजेता? तो दोस्तों विदर्भ है, याद रखिएगा। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। बोल रहा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन शामिल नहीं है? दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको याद कराने का हम एक बहुत अच्छा ट्रिक अपने क्लास में बता चुके हैं। देखिए आप याद रखिएगा बस सीड, SEED। सबसे पहले इससे आप याद रखिएगा सोमालिया। उसके बाद दोस्तों ई से याद रखिएगा इरिट्रिया। उसके बाद दोस्तों ई से याद रखिएगा आप इथोपिया। उसके बाद लास्ट में दोस्तों डी से याद रखिएगा आप जिबूती। तो ये चारों देश थे हमारे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के। कौन कौन से? सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है देश नायक किसे कहा जाता है? दोस्तों देश नायक कहा जाता है CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास को, याद रखिएगा। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। बोल रहा है भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ है? तो दोस्तों भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में है, याद रखिएगा देहरादून में है। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा बोल रहा है कांवरताल झील कहाँ है? दोस्तों कांवरताल झील की बात करें तो यह बेगूसराय बिहार में है। बेगूसराय बिहार में है। दोस्तों यह क्वेश्चन हम आपको कितना बार बता चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों के विश्लेषण के दौरान इसके बारे में बताए थे। और बिहार में जो दोस्तों रामसर स्थल के बारे में जब हम बता रहे थे तो इसको बहुत अच्छे तरीक़ा से समझाए थे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नाटो में कुल सदस्य? तो दोस्तों नाटो में कुल 32 सदस्य हैं, याद रखिए कुल 32। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। बोल रहा है नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889। इन्हीं के जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा बिहार ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में जो ग्रामीणों का जनसंख्या प्रतिशत है वो 88.7% है, याद रखिएगा 88.7%। चलिए दोस्तों अपने अगले सवाल को देखते हैं। सत्य की खोज के लेखक? दोस्तों याद रखिएगा सत्य की खोज के लेखक हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपको बता दें कि दोस्तों इन्होंने ही सत्य की खोज लिखा है और ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। इन्हीं के जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो विश्लेषण है आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए और आपका कितना सही है यह भी बताइए। दोस्तों हमें और क्वेश्चन जैसे ही मिलेगा हम आपके लिए लेकर जरूर आएंगे।